हेलो स्टूडेंट्स, सैटरडे को आरआरबी क्लर्क मेंस का जो पेपर हुआ उसमें जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन था वो काफी इजी था। जिसने पढ़ाई की उसको 40 में से 30 अबव मार्क्स मिलना ही था, और जिन्होंने पढ़ा भी नहीं, कुछ सुनी है चीजें, उनको भी नियर अबाउट 5 के ऊपर यानी नियर अबाउट 10 मार्क्स तो भी उनको मिलना था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के बारे में। तो इसमें कैसे किस किस तरह के क्वेश्चंस थे ये अभी हम देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहां पे दिख रहा है कि विच सिटी वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एससीओ है, ये जो कमिटी है, ये जो समिट है एससीओ, इसका जो पूछ रहा है कि टूरिज्म और कल्चर कैपिटल किसको बनाया गया है। इसका जो एससीओ का पहली बात करेंगे कि एससीओ होता क्या है। एससीओ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बात करेंगे कि इसके 9 मेंबर है। ये जो एससीओ है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर कितने हैं? 9 मेंबर। तो सबसे पहले तो मेंबर देख लेते हैं कि इसके 9 मेंबर कौन से। तो शॉर्टकट तरीके में एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ये ध्यान में रखना, जिसमें लिखना इंडिया ट्रक इन पाकिस्तान। क्लियर सबको? शॉर्टकट में क्या ट्रिक बताया आपको मैंने 9 मेंबर की, इंडिया ट्रक इन पाकिस्तान, जिसमें से 2 मेंबर आप समझ गए होंगे, इंडिया और पाकिस्तान, ये 2 मेंबर आप समझ गए होंगे। अब आपको टी से समझना चाहिए कि टी से कौन सा देश है। टी से कौन सा देश है? ये है ताजिकिस्तान। आर से कौन सा देश है? रशिया। यू से उज्बेकिस्तान। इस उज्बेकिस्तान का जो समिट है लास्ट ईयर इसी देश में हुआ था। सी से चाइना। के से कजाकिस्तान। के से कौन सा है? कजाकिस्तान। एंड लास्ट के से कौन सा है? किर्गिस्तान देश। ओके, के से कौन सा देश है? किर्गिस्तान देश। ये टोटल 9 मेंबर है किसके? एससीओ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आपको हेडक्वार्टर दिखेगा बीजिंग चाइना में। कहां पे हेडक्वार्टर है इसका? बीजिंग चाइना। टोटल 9 मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना। इसका जो समिट है 2023 में, ये अपने इंडिया में हो रहा है। इसका समिट 2023 में कहां पे हो रहा है? इंडिया में। और अभी 2024 में ये जाएगा अपने इंडिया के पास से कहां पे? कजाकिस्तान में। यहां पे ये समिट होगा। तो अभी जो इंडिया में समिट हो रहा है, इसका जो कल्चरल समिट है वो कहां पे हुआ था? काशी, उत्तर प्रदेश। और इसका जो कैपिटल भी है टूरिज्म और कल्चर वाला, ये भी क्या रहेगा इसका आंसर? काशी, उत्तर प्रदेश। ओके, इसके अलावा भी और जो मीटिंग्स हुई थी, सबसे पहले बात करेंगे हम डिफेंस की मीटिंग। ओके, एससीओ की जो डिफेंस की मीटिंग हुई थी, ये हुई थी दिल्ली में। ओके, कैसे याद रखना? डी फॉर डिफेंस और डी से दिल्ली, यहां पे डिफेंस की मीटिंग हुई थी। उसके बाद बात करेंगे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। उसके बाद करेंगे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, ये हुई थी कहां पे? गोवा में। एक ऐसे याद रहेगी, मोस्ट ऑफ जो फॉरेनर्स होते हैं वो कहां जाते हैं घूमने? अपने देश में आने के बाद गोवा जाते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहां पे हुई थी? गोवा में। और डी से डिफेंस और डी से दिल्ली, याद रखना डिफेंस की जो मीटिंग है वो दिल्ली में। अगर हो सकता है आपको कि एससीओ का, अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपको टूरिज्म और कल्चर वाला, तो आपको पूछ सकता है कि डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग कहां हुई थी, तो क्या बताएंगे? दिल्ली में। आपको पूछ सकता है कि फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहां हुई थी, तो क्या बताएंगे? गोवा में। क्लियर सबको? आपको मैंने एससीओ के बारे में बताया, एससीओ के मेंबर बताया, हेडक्वार्टर्स बताया, और एक कहां पे समिट होने वाले हैं। जो 23 में तो अपने देश में चल रहा है, 24 में कजाकिस्तान, और ये 2022 में, इसके पहले समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। जो इनके मेंबर है वहीं पे समिट होगा। और इस बार जो कल्चर और टूरिज्म वाला हुआ था, ये काशी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसका आंसर अभी क्या रहेगा? काशी, उत्तर प्रदेश। क्लियर सबको इतना? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 11th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, इंडिया सेक्योर्ड, क्या बोल रहा है? इंडिया सेक्योर्ड रैंक, फिल इन द ब्लैंक दिए, रैंक वाइल, फिर से फिल इन द ब्लैंक दिया, टॉप द पोजीशन फॉर द 6th ईयर इन अ रो। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कौन सा और टॉप पर कौन सा देश, ये क्वेश्चन पूछेंगे। एक साथ 2 क्वेश्चन। तो इंडिया का रैंक हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का रैंक कौन सा है इसमें? 126। इंडिया का रैंक कौन सा है? 126। अब इसमें ऑप्शन हमें 2 दिख रहे हैं 126 वाले, एक आइसलैंड दिख रहा है, दूसरा फिनलैंड दिख रहा है। ओके, तो फिर टॉप पर कौन? आइसलैंड है कि फिनलैंड है? टॉप पर कौन है? फिनलैंड देश। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि 126 और फिनलैंड, 4th ऑप्शन ये इसका ऑप्शन रहेगा। ये जो फिनलैंड देश है, ये लगातार 6th टाइम टॉप पर बना हुआ देश है।
ओके इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये जो देश है फिनलैंड लगातार 6वीं बार 6 टाइम टॉपर बना हुआ है और इंडिया का रैंक क्या है इस बार 126। एंड सबसे लास्ट में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे लास्ट में कौन सा देश है तो वो है अफगानिस्तान, सबसे लास्ट में। एंड कौन सा रैंक है उसका 138। ये तीनों चीजें ध्यान रखना, सबसे टॉप पर है फिनलैंड, सेकंड पर आपको डेनमार्क दिखेगा, थर्ड पर आपको ये आइसलैंड दिखेगा एंड इंडिया का रैंक 126 और टॉप पर कौन तो फिनलैंड। फिनलैंड 6th टाइम लगातार टॉप पर बना हुआ देश है और लास्ट में कौन है अफगानिस्तान 138। तो इसका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर सबको? चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इजी था, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट, एज ऑफ 2023 which state government is set to establish India's first government mother milk bank। ये अपने देश का पहला स्टेट है जिसने क्या किया है मदर मिल्क बैंक बनाई है। ऐसा करने वाला अपना पहला स्टेट कौन सा? तो इसका आंसर क्या रहेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर है जिनका नाम है धन सिंह रावत। उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर जिनका नाम है धन सिंह रावत। ये धन सिंह रावत ने ये लॉन्च की थी मदर मिल्क बैंक। ये खासकर इनके लिए बनाई गई जो बच्चे या जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, राइट, उनके डिलीवरी के समय उनकी मदर की डेथ हो जाती है तो उनको जो मिल्क देना रहेगा तो उसके लिए ये मदर मिल्क बैंक की जो है योजना ये हेल्थ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के धन सिंह रावत, उन्होंने लाई। इस योजना के तहत या इसके तहत कि क्या होगा, इसमें जो लैक्टिक वुमेन्स है, बराबर, जो लैक्टिक वुमेन्स है वो अपना मिल्क डोनेट कर सकती है इस बैंक में, मदर मिल्क बैंक में, और वो स्टोर करके जो न्यूबॉर्न बेबीज रहेंगे उनको वो मिल्क दिया जाएगा। ऐसी जो योजना है वो किसने की गई है? धन सिंह रावत या फिर उत्तराखंड स्टेट ने। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है उनका? पुष्कर सिंह धामी। ये वहां के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। और गुरमीत सिंह वहां के गवर्नर है। गुरमीत सिंह वहां के गवर्नर है उत्तराखंड के, ये भी ध्यान रख लेना। ओके एंड उसकी कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? देहरादून एंड गैरसैंण। ये दो कैपिटल है इसकी, समर और विंटर। जो गैरसैंण है वो समर है और देहरादून विंटर कैपिटल, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा अभी उत्तराखंड। उसके बाद नेक्स्ट, नेम द एशियाज फर्स्ट फीमेल लोको पायलट हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अभी आपने काफी सुना होगा वंदे भारत ट्रेन के बारे में। जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करेंगे या फिर निर्मला सीतारमन की। निर्मला सीतारमन ने 2022-23 के बजट में 400 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने की बात की थी। कितने? 400 वंदे भारत ट्रेन आने वाले 3 सालों में। और इसके तहत यह काम स्टार्ट भी हुआ और अभी तक लगभग 17 से 18 वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक लगभग कितने? 17 से 18 वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है और अभी आने वाले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि पहली फीमेल लोको पायलट वंदे भारत ट्रेन की कौन सी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सुरेखा यादव। ये पहली फीमेल है वंदे भारत ट्रेन की। तो इसने जो वंदे भारत ट्रेन है तो वंदे भारत ट्रेन कौन सी? तो ये थी सोलापुर से CSMT, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। कहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल? मुंबई महाराष्ट्र। ओके, ये जो ट्रेन बनी थी जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो सोलापुर से CSMT तक चलने वाली है, ये वंदे भारत ट्रेन, इसकी ड्राइवर बनी है सुरेखा यादव और ये पहली फीमेल लोको पायलट रहेगी। और ये 9th नंबर की वंदे भारत ट्रेन थी। कौन सी थी? 9th नंबर की। ये जो सुरेखा यादव है अपने महाराष्ट्र से ही बिलोंग करती है। ये सुरेखा यादव आपको दिखेगी सातारा महाराष्ट्र से। कहां से दिखेगी? ये सातारा महाराष्ट्र, वहां से बिलोंग करती है ये सुरेखा यादव। सबसे पहली फीमेल लोको पायलट भी यही थी। 1988 में ये
लोको पायलट बनी थी सबसे पहले, ओके, और अभी वंदे भारत ट्रेन में 2023 की लोको पायलट बनी अभी है, ओके, क्लियर सबको इतना, ओके। तो ये भी ध्यान में रख लेना। पहली बात तो सूर्यका यादव इसका आंसर रहेगा, और सातारा महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, ओके। और इसकी जो ट्रेन के ड्राइवर बनी है, लोको पायलट बनी सोलापुर से CSMT की, मुंबई जो CSMT कहां पे है, मुंबई में, और कौन सी ट्रेन नंबर की ट्रेन थी, 9 नंबर की, ओके। चलो अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाँ, काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान फूमियो किशिदा's विजिट टू इंडिया इन 2023। ऐसे जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ दिखते हैं, इनका मोस्ट ऑफ आंसर ऑल A, B एंड C आता है। अगर हमें आंसर नहीं पता तो अगर दुक्के में मारना है आपको, तो ऑल A, B एंड C इसके मोस्ट ऑफ आंसर्स रहते हैं। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन ये क्या हुआ था जब फूमियो किशिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर है अपने देश में आए थे, तो तब क्या हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने ड्यूरिंग द जापान इंडिया समिट मीटिंग 2023 पीएम ऑफ जापान फूमियो किशिदा, बराबर, जापान की पीएम है, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिफर्म द कमिटमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग देयर पार्टनरशिप थ्रू देयर जापान इंडिया एक्ट ईस्ट फोरम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। शॉर्टकट याद रखना, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए इंडिया जापान का एक्ट हुआ था, ये भी पॉइंट बराबर है, हुआ था। उसके बाद पीएम मोदी डिक्लेयर दैट द ईयर 2023 विल सेलिब्रेट जापान इंडिया टूरिज्म एक्सचेंज ईयर, कनेक्टिंग द हिमालयस जो माउंटेन है हमारे देश का, ओके, जो हिमालय माउंटेन में कांचनजंगा, ये सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है हमारे देश का। कौन सा? कांचनजंगा, जिसकी हाइट 8586 मीटर है, जो थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, ओके। ये कौन सा है? थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड पीक पॉइंट है अपने देश का। तो ये जो हिमालय है और ये जो जापान का माउंट फूजी है, ये जो है इसमें टूरिज्म एक्सचेंज किया जाएगा। जैसे हमारे देश के जो सिटीजन है माउंट फूजी जाएंगे, और जापान के जो सिटीजन है वो कहां पे आएंगे? हिमालय में घूमने के लिए आएंगे। तो इसके लिए जो एक्सचेंज होगा टूरिज्म के लिए, वो चीज ध्यान रख लेना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया एंड जापान साइन 2 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन ऑन द जापानीज लैंग्वेज एंड एक्सचेंज ऑफ नोट्स ऑन 300 बिलियन जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कंस्ट्रक्शन। ये पॉइंट याद रख लेना, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया और जापान में 300 बिलियन का ये एग्रीमेंट हुआ है, बराबर। तो ये भी एक चीज ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, बराबर, ये भी एग्रीमेंट हुआ था। मतलब इसके ऑल A, B एंड C आंसर करेक्ट रहेगा। इसका क्या आंसर करेक्ट रहेगा? ऑल A, B एंड C। और क्या चीजें हुई थी? आपने देखा होगा काफी वीडियो भी जो वायरल हुआ था, जब फूमियो किशिदा अपने देश में आए थे तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पानीपुरी खाते हुए दिखा रहे थे, बराबर। उनके साथ अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी थे। दोनों प्राइम में जो दोनों है, दोनों पानीपुरी खा रहे थे, साथ में उन्होंने इसे लस्सी बनाते हुए भी उनको दिखाया गया था। वो वीडियोस काफी वायरल हुआ था, बराबर, वो भी याद है। तब वो फूमियो किशिदा आए थे। देन उसके बाद फूमियो किशिदा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया। जो G7 है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, काफी बड़ा माना जाता है इनको। क्या इंडिया इसका मेंबर है क्या? तो G7 मतलब क्या? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। इसके मेंबर कितने? 7 मेंबर है। इसके मेंबर कितने हैं? 7। तो शॉर्टकट में याद रखना, जूस GF, ओके। आपको पढ़ाया था मैंने शॉर्टकट में, जूस GF। तो J से था जापान, U से था USA, I से था इटली, C से था कनाडा, चाइना नहीं, क्या आपको चाइना लग रहा होगा? E से कौन सा था? इंग्लैंड, एंड G से जर्मनी, और F से कौन सा देश? फ्रांस। F से कौन सा देश था? फ्रांस। क्लियर है तक? तो इस बार जो G7 का समिट है वो कहां पे हो रहा है? जापान में। 2023 का G7 समिट ये कहां पे हो रहा है? जापान में। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किसने? फूमियो किशिदा ने इनवाइट किया था, ओके। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, मेंबर ना होते हुए भी उनको बुलाना, यानी काफी बड़ा अचीवमेंट माना जाता है ये चीजें, ओके। 2024 में ये इटली में होने वाला है, 2025 में वो कनाडा में होने वाला है। ये भी चीजें ध्यान रखना, क्योंकि समिट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते तो हमें ये पता होना चाहिए। क्लियर सबको इतना? तो G7 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए भी जो फूमियो किशिदा ने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था, ओके। तो G7 का आपको मेंबर्स भी बता दिया मैंने, वो भी याद रख लेना, ओके। और समिट कहां पे होने वाला है ये भी, और इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल A, B एंड C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली बिकेम अ मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका रिसेंटली मेंबर कौन बना? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इजिप्ट। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब क्या? पहले सबसे पहले तो ये इसका नाम ब्रिक्स था,
सबसे पहले क्या नाम था इसका? ब्रिक्स। 2006 को ये एस्टेब्लिश हुई थी ब्रिक्स बैंक। तो ये ब्रिक्स मतलब बी से था ब्राजील, आर से था रशिया, आई से था इंडिया, सी से था चाइना, एस से था साउथ अफ्रीका। एस से क्या था? साउथ अफ्रीका। पहले 2006 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो ब्रिक्स नाम था, 5 ही मेंबर थे। बाद में 2014 में इसका नाम हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम हुआ इसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और बाद में इसमें और 4 मेंबर ज्वाइन हुए, जो शॉर्टकट में आपको बताऊं BWE। तो बी से था बांग्लादेश। कौन सा देश था? बी से बांग्लादेश, यू से UAE, यू से उरुग्वे एंड ई से क्या था? इजिप्ट। ये इसके मेंबर थे। क्लियर? तो लास्ट में ज्वाइन होने वाला कौन सा देश है? ये इजिप्ट, जो लास्ट में ज्वाइन हुआ था। ओके, राइट, आया ध्यान में। ये जो ब्रिक्स है इसका हेडक्वार्टर था शंघाई चाइना में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? ब्रिक्स का शंघाई चाइना। ओके, और इसके प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो ट्राइजो। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस प्राडो ट्राइजो। क्लियर इतना? तो लास्ट में ज्वाइन होने वाला कौन है? इजिप्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इजिप्ट। ये भी एक इजी क्वेश्चन था जो आप आराम से कर सकते थे। उसके बाद नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली पार्टनर विद इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC टू लॉन्च अ कोरबांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कौन से बैंक ने लॉन्च किया था ये? इसका आंसर है HDFC बैंक। अब सबसे पहले तो HDFC का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता। अब HDFC मतलब क्या? तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। ये फुल फॉर्म है HDFC का, जो हमारे देश की सबसे लार्जेस्ट बैंक है या लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है अपने देश की। ठीक है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर तो है ही, साथ में लार्जेस्ट बैंक भी है अपने देश की। राइट, SBI से भी बड़ी बैंक है HDFC बैंक। ओके, और इसी ने ये IRCTC का कोरबांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिसके तहत आप लोग जो है टिकट बुकिंग कर सकते हो। इस कार्ड के थ्रू आप टिकट बुकिंग कर सकते हो ऑनलाइन रेलवेज के, आपको जहां पे भी सफर करना है उसके तहत। ओके, तो ये भी चीज ध्यान में रख लेना। SBI सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है अपने देश की। ICICI बैंक भी ध्यान में रखना। इसका फुल फॉर्म ICICI का क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमारे देश की सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है ICICI। एक्सिस बैंक ये अपने देश की 3rd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। यस बैंक ये 5th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है अपने देश की, और ये 3rd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये जो ये है कार्ड जो है HDFC बैंक ने लॉन्च किया था। डन। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Name the bank that has recently completed for its first non-dollar transaction with Sri Lanka by paying for exports in Sri Lankan rupees। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है श्रीलंकन रुपीज में जो पे किया है वो किसने किया है? SBI ने। अभी तक जो ट्रांजैक्शंस होते थे वो वर्ल्ड के जो ट्रांजैक्शंस है वो किस में होते थे? डॉलर में ट्रांजैक्शंस होते थे, लेकिन पहली बार SBI ने क्या किया? श्रीलंकन रुपीज में ट्रांजैक्शंस किया एक्सपोर्ट के लिए। तो अभी तक सारे ट्रांजैक्शंस डॉलर में होते थे, और ऐसा करने वाला SBI ये अपने देश का फर्स्ट नॉन डॉलर करने वाला पहला बैंक है। ठीक है, और आपको जब बताया था मैं लास्ट पॉइंट में कि SBI हमारे देश का क्या है? लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। SBI हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ICICI HDFC का जब बताया था आपको मैंने। ठीक है, और कोटक महिंद्रा बैंक ये 4th प्राइवेट सेक्टर बैंक है अपने देश का। ओके, जब आपको बताया था मैंने, कोटक महिंद्रा 4th प्राइवेट सेक्टर बैंक। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2023 Xi Jinping was appointed as the president of China for the fill in the blanks time। अभी मोस्ट ऑफ हम याद करते हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट कौन बने, तो जी जिनपिंग याद कर लेंगे, पर कौन से नंबर के बने ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कौन से नंबर के बने? 3rd नंबर के। जी जिनपिंग वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना फॉर द 3rd टाइम। कौन सी बार बने? 3rd टाइम। यहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है। ओके, कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्शन वगैरह कुछ होता नहीं, जो डिसाइड करता है वही हो जाता है। और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी होने की वजह से जो जी जिनपिंग है वो फिर से चाइना के क्या बने? 3rd टाइम
प्रेसिडेंट बने और अगले साल उनका टर्म कंप्लीट हो और फिर से बन सकते हैं। हमारे देश में डेमोक्रेटिक है, इसीलिए हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं और जो इलेक्शन में जीतता है वही हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता है। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन अलग होते हैं और प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन अलग होते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे जब अपन नेक्स्ट कभी लेक्चर बनाएंगे, लेक्चर में देखेंगे चीजें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच सिटी The पुष्करलू फेस्टिवल was recently commenced after 12 years। ऐसा फेस्टिवल जो 12 साल के बाद बनाया गया, तो वो फेस्टिवल आफ्टर 12 years कहां मनाया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये जो पुष्करलू फेस्टिवल है ये तमिलनाडु से फेस्टिवल आया है, जो खासकर बात करेंगे अपन जुपिटर की। ओके, खासकर बात करेंगे जुपिटर। ये जुपिटर जो है, जुपिटर जो प्लैनेट है, ये जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाता है, ओके, एक इससे दूसरे इसमें जब जाता है ये जुपिटर, तो ये जब ऐसा खासकर मुहूर्त होता है तो ये 12 साल में एक बार होता है, तो इस मुहूर्त के ही दिन क्या होता है, ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और इस बार कहां मनाया गया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इस फेस्टिवल में जो गंगा रिवर है इसके किनारे जो इसमें नहाते हैं और बाद में इसमें आरती वगैरह की जाती है इस फेस्टिवल्स में। ओके, तो ये गंगा रिवर के किनारे होता है फेस्टिवल्स, और इस बार कहां पे हुआ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ओके, जो जुपिटर का है, खासकर उस दिन इंपॉर्टेंट जुपिटर का होता है, जो एक जोड़े से दूसरे जोड़े में प्रवेश करता है, उस दिन ये फेस्टिवल्स मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वाज एस्टैब्लिश्ड। अभी क्वेश्चन पूछा गया कि WHO कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, तो WHO कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा 1948। WHO कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, 1948। तारीख थी 7 अप्रैल। तारीख कौन सी थी, 7 अप्रैल तारीख थी। और इस 7 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को इस WHO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसीलिए हर साल हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को। 194 मेंबर्स है इस WHO के। कितने मेंबर्स है, 194। लास्ट में ज्वाइन होने वाला इसका मेंबर पैलेस्टाइन था, जो 194 नंबर का था। और टेड्रोस एडोनम गेब्रेयेसस ये इसके डायरेक्टर जनरल है। टेड्रोस एडोनम गेब्रेयेसस, शॉर्टकट में टेड्रोस पढ़ाया था मैंने आपको, ये भी जानना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो क्वेश्चन था कि कब एस्टैब्लिश्ड हुआ, तो उसका आंसर है 1948, 7 अप्रैल तारीख है, ये भी याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट कोनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड। अब ये कोनो नेशनल पार्क काफी न्यूज में है, आपने सुना भी होगा कोनो नेशनल पार्क। तो ये कोनो नेशनल पार्क कहां पे है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा मोस्ट नेशनल पार्क आपको कहां दिखेंगे, मध्य प्रदेश में दिखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट फॉरेस्ट एरिया भी कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। इसीलिए सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी कहां पे है, मध्य प्रदेश में। टोटल 11 नेशनल पार्क है और इसमें से एक जो है वो कुनो नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में आता है। इसके अलावा आपने माधव सुना होगा, कान्हा नेशनल पार्क सुना होगा, काफी फेमस है, बांधवगढ़ सुना होगा आपने, बराबर। ये भी जो है आपको कहां दिखेगा, मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क आपने सुना होगा, लेकिन पेंच आपको नागपुर में भी दिखेगा महाराष्ट्र के, और आपको मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। इसका मोस्ट ऑफ हिस्सा मध्य प्रदेश में और कुछ इसका हिस्सा अपने नागपुर महाराष्ट्र में है। क्लियर। तो इस बार, और ये कुनो नेशनल पार्क इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे क्या लाए गए थे, चीता लाए गए थे, बराबर। 2 कंट्री से, एक बार नामीबिया से, ओके, और दूसरा कहां से, साउथ अफ्रीका से। यहां पे चीता लाए गए थे और चीता रखे गए थे। नामीबिया से 8 और साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। और इस देश में अपने जो देश कहां से लाए गए थे, नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। और ये 20 चीते टोटल कहां छोड़े गए थे, कुनो नेशनल पार्क में। उनमें से कुछ 20 में से लगभग 3 चीते की अभी रिसेंटली डेथ हो चुकी है, वो भी याद रखना। इसीलिए जो कुनो नेशनल पार्क काफी न्यूज में आया था क्योंकि वहां पे चीते छोड़े गए थे और अपने देश में पहली बार चीता पाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2023 fill in the blanks became the first state in India to adopt water budget to tackle water shortage in summer। जब वाटर देखेंगे हम, समर में मोस्ट ऑफ बात करते हैं वाटर नहीं होता, तो वाटर का जो शॉर्टेज होता है तो इसके लिए पहले से ही इसका जो है ये करके रखे, स्टोर करके रखे। तो ये करने वाला स्टेट कौन सा है, केरला इसका आंसर है। केरला ने बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एडोप्ट वाटर बजट टू टैकल वाटर शॉर्टेज इन समर। मोस्ट ऑफ कैनल्स बना के रखेंगे
करेंगे। और इस बार के बजट में ऐसा उन्होंने रखा है ताकि जब समर में काफी पानी का जब शॉर्टेज होता है तो तब जाके हमें ये वाटर यूज हो, इसलिए वाटर बजट को इन्होंने इस बार के इसमें रखा गया। ऐसा करने वाला हो पहला ये है स्टेट अपने देश का केरला, जिसके सीएम है पिनरई विजयन। सीएम कौन है? पिनरई विजयन, ये सीएम है केरला के, इन्होंने सब किया था। उसके बाद नेक्स्ट, इन विच सिटी इंडिया टॉलेस्ट बाबा साहेब भीमराव Ambedkar 125 feet bronze statue was unveiled to mark the 132nd birth anniversary of the architect of the Indian Constitution। हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है भीमराव जी आंबेडकर को, तो उनकी जो स्टैचू है जो बनाई गई 125 फीट ब्रॉन्ज की जो स्टैचू बनाई गई वो कहां पे बनाई गई? हैदराबाद तेलंगाना में। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव, बराबर, चंद्रशेखर राव, इन्होंने वो बनाई थी। चंद्रशेखर राव वहां के कौन है? मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव। तो इन्होंने क्या किया था? बाबा साहेब आंबेडकर की, उनका भी 14 अप्रैल को 132nd बर्थ एनिवर्सरी थी, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में उनकी जो बनाई थी स्टैचू बनाया था। अगर बात करेंगे वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट स्टैचू किसका है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। वर्ल्ड की बात हमारे देश में है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसका है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी स्टैचू है जो वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। ओके, हाईएस्ट स्टैचू या टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड हमारे देश में है ये। ओके, और पूरे वर्ल्ड में भी यही आंसर आएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 597 फीट है ये, और कहां पे है? गुजरात में, नर्मदा रिवर किनारे केवड़िया में आता है ये सबसे टॉलेस्ट स्टैचू अपने देश की। डन, तो ये हैदराबाद तेलंगाना में की गई थी। उसके बाद ऑन 2023 became the 31st member of North Atlantic Treaty Organization NATO, which coincides with the blanks anniversary of the signing of NATO's founding treaty, Washington Treaty। NATO लास्ट ईयर से काफी न्यूज में है। NATO मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसमें पूछा गया कि इसका मेंबर कौन बना 31st मेंबर, तो इसका 31st मेंबर कौन बना है? फिनलैंड। मोस्ट ऑफ को सबको पता है फिनलैंड। फिनलैंड अभी अब 2 जगह दिख रहा है। ओके, फिनलैंड शायद सभी को पता होगा कि फिनलैंड इसका मेंबर बना, पर क्वेश्चन को कैसा किया गया? तो क्वेश्चन में सभी को दिखा फिनलैंड इसका मेंबर बना, पर फिर क्वेश्चन था कि कौन से एनिवर्सरी थी, उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो जो नाटो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949 4 अप्रैल को। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1949 4 अप्रैल को। अब चलो ईयर ध्यान में आ गया आपको। अब ईयर से आपको ध्यान में आ गया तो आपको समझेगा कि ये कौन से नंबर की एनिवर्सरी थी। ओके, तो कौन से नंबर की थी? 74, बराबर। 49 को एस्टेब्लिश हुआ तो 2023 में उसकी कौन सी एनिवर्सरी रहेगी? 74। ओके, ये फिनलैंड देश हमने देखा था जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे टॉप पर था, तभी पढ़े थे क्वेश्चन में हमने। ये वही फिनलैंड देश है जो कौन सा मेंबर बना? इसका 31st मेंबर बनना चाहता था यूक्रेन, 31st मेंबर, पर बना कौन सा? फिनलैंड। और इसी यूक्रेन के मेंबर बनना चाहता, इसीलिए रशिया यूक्रेन वॉर हुआ आज, और वॉर अभी चल रहा है, और 31st मेंबर फिनलैंड बन गया उसके 74th एनिवर्सरी में। उसके बाद नेक्स्ट जो है नाटो का हेडक्वार्टर भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है नाटो। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है। कहां पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है, और इसके सेक्रेटरी जनरल है जेन्स स्टोल्टनबर्ग। क्या है इसके सेक्रेटरी जनरल? जेन्स स्टोल्टनबर्ग। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट में जेन्स याद रखना। In 2023 became the first Indian bank to open special rupee Vostro account in Malaysia to facilitate transactions between India and Malaysia in the Indian rupee। तो सबसे पहले नोस्ट्रो अकाउंट और वोस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं वो देख लेते हैं अपन। ओके, सबसे पहले क्या देख लेते हैं? नोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो एक इंडियन बैंक, जो अपना एक इंडियन बैंक अकाउंट ओपन करता है फॉरेन बैंक में। क्लियर? ओके, नोस्ट्रो अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो एक इंडियन बैंक फॉरेन बैंक में अकाउंट ओपन करता है, और ओस्ट्रो अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो एक फॉरेन बैंक अपने इंडियन बैंक में अकाउंट ओपन करता है। क्लियर? समझे सबको? नोस्ट्रो अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट जैसे इंडियन बैंक एसबीआई लेंगे, और फॉरेन बैंक मतलब बैंक ऑफ अमेरिका।
क्लियर। एसबीआई ने अकाउंट ओपन किया बैंक ऑफ अमेरिका में, तो कैसे हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट। और ऑस्ट्रो अकाउंट कौन सा, बैंक ऑफ अमेरिका ने अकाउंट ओपन किया एसबीआई में, बराबर। तो कैसे हो गया ओस्ट्रो अकाउंट हो गया। और वो किस करेंसी में बिजनेस करेगा, बैंक ऑफ अमेरिका अपने इंडियन बैंक में ओपन करके अपने इंडियन करेंसी में। और अपना जो इंडियन बैंक है एसबीआई, वो फॉरेन बैंक में अकाउंट ओपन करेगा, तो कैसे बिजनेस करेगा, वहां के करेंसी के अनुसार। ये फर्क है नोस्ट्रो अकाउंट और ओस्ट्रो अकाउंट। और ऐसा ही एक स्पेशल रुपी ओस्ट्रो अकाउंट इन मलेशिया टू ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया इन द इंडियन रुपी। ऐसा करने वाला कौन सा है, अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा करने वाला अपने देश का पहला बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर सबको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफी बड़ा बैंक है अपने देश का, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान रखना, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर रहेगा। स्पेशल रुपी ओस्ट्रो अकाउंट ओपन करने वाला अपने देश का पहला बैंक है, कौन सा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर सबको, चलो आगे बढ़ते। और ये अपने देश में 5th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, कैनरा बैंक के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलो उसके बाद आगे बढ़े। बैंक ऑफ इंडिया 6वें नंबर पर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 11वें नंबर पर है, बैंक ऑफ बड़ौदा 2nd पर आ चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक है, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बिजनेस के मामले में। 2nd नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा, पहले पंजाब नेशनल बैंक था, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा आ चुका है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 11 नंबर पर है, बैंक ऑफ इंडिया 6 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 5th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। चलो इसका आंसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रॉसेंट डे 2023 that was observed across the globe on 8th May 2023। क्या थीम है इसकी, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। जो भी करते हो अपने हार्ट से करो, जो भी सब कुछ करना है तो अपने हार्ट से करो। अब ये रेड क्रॉस डे जो है ये हेल्थ से रिलेटेड है। रेड क्रॉस डे किससे है, हेल्थ से रिलेटेड डे है। जो हेल्थ है, सबकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, इसका ही मकसद है रेड क्रॉस डे का। तो ये रेड क्रॉस डे है, तो जो रेड क्रॉस डे की शुरुआत ही या फादर ऑफ जो रेड क्रॉस डे है, ये कौन है, डॉक्टर हेनरी ड्यूनट। जो रेड क्रॉस डे है किसकी याद में मनाया जाता है, डॉक्टर हेनरी ड्यूनट। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, एसबीआई में भी क्वेश्चन पूछा गया था हमारे देश में कि डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई को। तो क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा गया, डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाते हैं, तो वो किसकी याद में मनाया जाता है, तो उसका आंसर था डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। तो वैसा होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो डॉक्टर हेनरी ड्यूनट। ये हेनरी ड्यूनट काफी बड़े ये थे डॉक्टर्स थे, और इन्हें हेनरी ड्यूनट ने आईसीआरसी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। अब आईसीआरसी मतलब क्या, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। क्या है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ये इसका फुल फॉर्म है। ये आईसीआरसी का जो है एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, डॉक्टर हेनरी ड्यूनट ने किया था 1828 में, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इस आईसीआरसी का जो स्थापना एस्टेब्लिशमेंट है हेनरी ड्यूनट ने किया था, और फादर ऑफ हेनरी ड्यूनट भी कहा जाता है। और वही है हेनरी ड्यूनट को सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था पीस में। ओके, नोबेल प्राइज इनको पीस जो फील्ड है उसमें सबसे पहला नोबेल प्राइज पाने वाले ये हेनरी ड्यूनट ही है। क्लियर, नोबेल प्राइज पढ़ाया था मैंने आपको कि नोबेल प्राइज ये टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है, तो सबसे पहला पीस में पाने वाला डॉक्टर हेनरी ड्यूनट ही है। इनको सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था पीस सब्जेक्ट में। ओके, तो जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है वो 8 मई को मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। और आपको किसकी याद में मनाया जाता है रेड क्रॉस डे वो भी बताया, एंड देन उन्होंने किसके एस्टेब्लिशमेंट की थी वो भी आपको बताया। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली collaborated with Visa to launch डिजिटल दुकान, अ बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट्स। तो ये जो है सारा जो बिजनेस है अपना डे टू डे बिजनेस डिजिटली करने का जो रखा गया है काम, वो कौन से बैंक ने रखा गया है, कौन से ये काम, एक्सिस बैंक ने। ठीक है, एक्सिस बैंक ने लॉन्च की गई ये स्कीम डिजिटल दुकान, किसने की, एक्सिस बैंक ने। जो डे टू डे जो बिजनेस है अपना डिजिटल ही रहना चाहिए, ओके, इसके लिए एक्सिस बैंक ने ये स्कीम लॉन्च की। और इसमें और एक रखा गया बाय नाउ पे लेटर, ये भी चीज रखी गई इसमें, खासकर जो आपको अमेज़न पे में वगैरह दिखती है, मतलब बाय नाउ अभी खरीदो और बाद में पैसे दो, ये भी एक चीज इसमें रखी गई, बाय नाउ पे लेटर। डन,
तो इसका आंसर रहेगा एक्सिस बैंक, जो आपको जो बताया अभी मैंने कि थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है अपने देश की। अमिताभ चौधरी इसके सीईओ है। एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, इसकी टैगलाइन है। ओके, और इन बैंकों के बारे में आपको जो भी बताया था मैंने, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी रेट्स इज रॉन्गली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 रिलीज बाय आरबीआई इन 2023। तो अभी इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है रॉन्ग मैच किया गया है। तो अगर बात करेंगे सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की, तो इसकी जो मीटिंग है, सबसे पहली मीटिंग इसकी कब होती है? टोटल इनकी मीटिंग कितनी? बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होती है, ये बाय मंथली मॉनेटरी। बाय मंथली से मतलब समझ जाएगा कि 2 महीने में एक बार। तो इसकी पहली मीटिंग होती है अप्रैल मंथ में, दूसरी होती है इसकी मीटिंग कब होगी? मई जून में, तीसरी कब होगी इसकी? जुलाई में। क्लियर है तक? चौथी कब होगी उसकी? अगस्त में। जून जुलाई अगस्त में होगी क्या? जून के बाद जुलाई में होगी क्या? जून के बाद यहाँ पे कब होगी? अगस्त में। ओके, और फोर्थ वाली कब होगी? अगस्त के बाद अक्टूबर में। फिफ्थ वाली कब होगी? दिसंबर में। एंड लास्ट सिक्स्थ वाली कब होगी? ये फरवरी में। क्लियर सबको याद तक? ओके, तो ये भी याद रखना। तब से पहली मीटिंग इसकी अप्रैल में हुई थी, और अभी कब होगी? अभी एक जून महीने में मीटिंग होगी इसकी पहले वीक में। तो पता चलेगा अभी कि ये पॉलिसी रेट चेंज होते हैं कि ऐसे रहते, एग्जैक्ट रहते। थर्ड फिर अगस्त, फोर्थ अक्टूबर, फिफ्थ दिसंबर, सिक्स्थ फेब। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, कौन से महीने में होगी। तो बाय मंथली से हमें समझ में आता है। तो पॉलिसी रेपो रेट इस बार अप्रैल में जो हुए कुछ चेंज नहीं हुए। जो पॉलिसी रेट लास्ट में था, सिक्स्थ में मीटिंग में था, फेब्रुवरी में जो मीटिंग हुई थी, वही सेम रेट अभी रखे गए अप्रैल में भी। जो है पॉलिसी रेपो रेट वो भी 6.50, रिवर्स रेपो रेट 3.35, ये भी बराबर है। बैंक रेट 6.25, ये बराबर है क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? बैंक रेट 6.50% होना था। बराबर बैंक रेट क्या होना था? 6.50। रेपो रेट और बैंक रेट सेम है, जैसे आपको रवि सर ने बताया होगा। रेपो रेट मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं बैंक आरबीआई से, बराबर। बैंक रेट मतलब कैसा? लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं बैंक आरबीआई से। और एमएसएफ मतलब कैसा? एक दिन के लिए लोन लिया जाता है, बैंक लेते हैं आरबीआई से। क्लियर सबको? ओके, तो इस बार का जो चेंज है वो रॉन्ग है। वो कौन सा है? बैंक रेट। यहां 6.25 की जगह क्या होना था? 6.50% होना था। क्लियर? रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ भी पता है आपको। रिवर्स रेपो रेट मतलब बैंक से पैसा लेता है आरबीआई, और जो एसडीएफ है इसका भी काम वही है, बैंक से पैसा लेता है, बैंक से पैसा लेता है आरबीआई। बस इतना डिफरेंस है कि इसमें कोलैटरल देना पड़ता है, इसमें कोलैटरल नहीं देना पड़ता है, इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका ज्यादा है, 6.25%। ओके, तो बस ये आंसर का याद रखना, बैंक रेट है जिसका आंसर 6.50 होता, वो 6.25 इसलिए रॉन्ग होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has recently signed an MOU, मतलब Memorandum of Understanding, with the government of Assam to settle the long pending border dispute? Long pending border dispute तो अभी किसका है? Long pending border dispute पे बात करेंगे हम। तो जो आसाम का डिस्प्यूट चल रहा था किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ। क्या आंसर रहेगा इसका? आसाम का अरुणाचल प्रदेश के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसका आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। लगभग 804 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उसके लिए डिस्प्यूट चल रहा था। लगभग 123 विलेजेस ये डिस्प्यूट में चल रहे थे इसमें। तो अमित शाह के सामने दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, जैसे अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स पेमा खांडू एंड उसके बाद आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन थे? हिमंता बिस्वा शर्मा, ये दोनों के बीच में मीटिंग हुई। हेमंता बिस्वा शर्मा, ये दोनों के बीच मीटिंग हुई और ये इशू सॉल्व किया अमित शाह के सामने। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आसाम का, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, कंफ्यूज मत होना। ओके, पेमा खांडू और हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये क्लियर किया, तो इसका आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली प्रेजेंटेड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह। अब अमित शाह ने जो बात करेंगे, अमित शाह ने ये अवार्ड दिया महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको? तो क्या आंसर है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। किसको अवार्ड दिया गया? अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ये अप्पा साहेब धर्माधिकारी ने क्या किया था? ये सोशल वर्कर थे।
आपा साहेब धर्माधिकारी कौन है? सोशल वर्कर के, जिन्होंने काफी सोशल प्रोग्राम किए, जैसे उन्होंने काफी ब्लड डोनेशन कैंप चलाया, ओके, काफी हेल्थ से रिलेटेड रूरल एरियाज में कैंप चलाया, अवेयरनेस चलाया काफी सारा, ओके, काफी सारा एनवायरमेंट के लिए ट्रीज का लगाने का काम किया उन्होंने एनवायरमेंट में। ऐसे काफी सारे सोशल एक्टिविटीज की इन्हें अप्पा साहेब धर्माधिकारी ने, इसलिए इनको क्या मिला? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, जो काफी बड़ा अवार्ड है अपने महाराष्ट्र राज्य का, और इसमें इनको 25 लाख रुपए क्या मिली? कैश, या मतलब चेक मिला 25 लाख रुपए का, मोमेंटो मिला उनको, और 25 लाख रुपए कैश मिली और शॉल प्रदान की गई आपा साहेब धर्माधिकारी को। और किसने किया? ये अमित शाह, इसमें अमित शाह भी मौजूद थे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ शिंदे भी वहां पे प्रेजेंट है, ओके, और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस, वो भी यहां पे प्रेजेंट है, और अमित शाह भी वहां पे प्रेजेंट है। डन, ओके, तो आपा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली ओन द 59th एडिशन ऑफ फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2023। फेमिना मिस इंडिया अवार्ड होना था पे 2023 जो है, किसको मिला था? 59th एडिशन नंबर का, तो किसको मिला है ये? क्या आंसर इसका? नंदिनी गुप्ता। मैंने पढ़ाया था आपको ये कि जो 15th एडिशन है फेमिना मिस इंडिया, ये किसको मिला है? नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता कहां से है? कोटा राजस्थान से बिलोंग करती है, ओके, कहां से? कोटा राजस्थान से। सिर्फ 19 साल के ये नंदिनी गुप्ता, इसको क्या मिला? 59th एडिशन। नंबर भी ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो नंदिनी गुप्ता बनी, और ये नंदिनी गुप्ता को जो है क्रोन किसने पहनाया होगा? सिनी शेट्टी ने। सिनी शेट्टी ये कर्नाटक की थी, जो लास्ट ईयर फेमिना मिस इंडिया थी, ओके। सिनी शेट्टी कहां से थी? कर्नाटक से, और ये लास्ट ईयर 2022 की बात करेंगे तो लास्ट ईयर ये फेमिना मिस इंडिया थी, और इन्होंने क्रोन पहनाया इस बार नंदिनी गुप्ता को, जो कोटा राजस्थान से, और यही आगे जाके यूएई में फेमिना मिस वर्ल्ड में, मिस वर्ल्ड 2023 के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी अपने इंडिया की तरफ से। क्लियर? ये मिस वर्ल्ड 2023 में पार्टिसिपेट करेगी अपने इंडिया की तरफ से यूएई में जाके नंदिनी गुप्ता, क्योंकि वो मिस इंडिया बनी, और वही मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर रखना नंदिनी गुप्ता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया हु हैज रिसेंटली ऑनर्ड विथ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये जो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ये कैसा है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और ये जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड हुआ, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ट्रेड हुआ, एग्रीमेंट हुआ, तब ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया किसको? रतन टाटा को। हमारे देश के काफी बड़े बिजनेसमैन है रतन टाटा, और सोशल वर्क भी करते हैं साथ में, इसीलिए रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये पुरस्कार से नवाजा गया। डन, याके ये भी ध्यान में रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट, in which city the second tourism working group meeting under India's G20 presidency was held in 2023। इसका आंसर क्या है? हम देख रहे हैं G20 का काफी क्रेज चल रहा है, क्योंकि G20 की जो मीटिंग है वो अभी अपने देश में चल रहा है। समिट कहां पे चल रहा है? अपने देश में, इंडिया में चल रहा है 2023 का, ओके। 2023 का जो G20 का समिट है अपने देश में चल रहा है, तो इसीलिए काफी न्यूज में है। तो बात करेंगे अब G20 की, तो G20 के अलग अलग इवेंट हो रहे हैं बराबर, जिसकी मेन मीटिंग अभी दिल्ली में होगी सितंबर मंथ में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो G20 है, G20 का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कौन से मेंबर्स है और इसकी मीटिंग कहां पे कौन सी होने वाली है। तो फिलहाल ध्यान में रखना कि इसकी जो टूरिज्म वाली मीटिंग, ग्रुप मीटिंग है, ये कहां पे हुई थी? सिलगुड़ी, वेस्ट बंगाल में, ओके। और G20 के मेंबर्स कौन से, उसके समिट कहां पे होने वाले, ये सारी चीजें अपन एक वीडियो में बनाया है।
ठीक है, तो वो सारे वो वीडियो में कवर हो जाएगा। ओके, तो इतना ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो इसका आंसर रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये जो बुक है किसने लॉन्च की या किसने लॉन्च की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इस बुक में बैंकिंग की हिस्ट्री दी गई है। ये बुक खासकर इसलिए जो लॉन्च की गई क्योंकि भारत की आजादी को 75 साल पूरे हो गए। ओके, भारत की आजादी को 75 साल पूरे हो गए, इसीलिए ये बुक लॉन्च की गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, द बैंकर टू एवरी इंडियन, जिसमें बैंकिंग की हिस्ट्री दी गई है कि ये बैंकिंग मतलब कैसे बैंक स्टार्ट हुआ, कैसे क्या जो चीजें हुई बैंकिंग में, आजादी के बाद क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें इसमें दी गई है बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट, Which state 5-time Chief Minister प्रकाश सिंह बादल passed away in 2023? अभी रिसेंटली जो पांच बार से मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रकाश सिंह बादल, वो कहां के थे? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहां के थे वो? पंजाब के। प्रकाश सिंह बादल बराबर, ये पंजाब में 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस था प्रकाश सिंह बादल के पार्टी का। ओके, और ये 5 बार मुख्यमंत्री थे। कहां के? तो पंजाब के। अभी कौन है पंजाब में मुख्यमंत्री? अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी है। ओके, अभी कौन सी पार्टी है वहां पे? आम आदमी पार्टी आई है अभी पंजाब में। ओके, तो फिलहाल ध्यान रखना कि जो प्रकाश सिंह बादल है ये कहां के है? पंजाब के। उसके बाद हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO? ओके, जो WTO है उसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको पढ़ाया था WTO के बारे में। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकोंजो आइवेला। इसका आंसर क्या रहेगा? नगोजी। शॉर्टकट में क्या याद रखना? नगोजी इसका आंसर रहेगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 164 मेंबर है इसके। इसका हेडक्वार्टर भी आपको पढ़ाया था मैंने, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट थी नगोजी ओकोंजो आइवेला। तो शॉर्टकट में नगोजी बताया था आपको, जो है WTO की डायरेक्टर जनरल है। और नगोजी ओकोंजो आइवेला नाइजेरियन अमेरिकन है। ये कौन है? नाइजेरियन अमेरिकन। कौन? डायरेक्टर जनरल WTO की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is the current governor of मणिपुर? मणिपुर का करंट गवर्नर कौन? अभी 2023 में नए गवर्नर बने मणिपुर के, जिसका नाम है अनुसुया उइके। ये अनुसुया उइके पहले छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी और अभी छत्तीसगढ़ से उसको कहां भेजा गया? मणिपुर में। अनुसुया उइके इसका आंसर रहेगा। अनुसुया उइके। ये गुलाब चंद कटारिया ये आसाम है। गुलाब चंद कटारिया कहां के? आसाम। ये भी 2023 में नए बने। कैवल्य आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा, ये भी नए बने। आचार्य आपको सिक्किम में दिखेगा, ये भी नए हैं। और राधा कृष्णन ये आपको कहां दिखेगा? Which state government has recently announced a new scheme named मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न स्किल्स फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ? जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए ये जो स्कीम लॉन्च की गई है, तो ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ओके, इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश ने स्कीम लॉन्च की, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अब मुख्यमंत्री वहां के कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। ये शिवराज सिंह चौहान ने ये स्कीम लॉन्च की है। अब ये स्कीम में क्या क्या है? तो ये स्कीम खासकर जो यूथ है जिनकी एज लिमिट है 18 से 29 ईयर, मिनिमम एज क्या चाहिए उनकी? 18 साल, और कब तक? 29 ईयर तक उनकी एज चाहिए। अब ये मिनिमम इसमें क्या पास होना चाहिए? स्टूडेंट 12th पास। मिनिमम क्या पास होना चाहिए? 12th पास होना चाहिए। वही इसमें जो है फायदा ले सकता है इस स्कीम का। तो 12th पास है। उसके बाद तो जो 12th पास रहेगा उसे जो कितना मिलेगा उसे स्टाइपेंड? उसमें मिलेगा उसे स्टाइपेंड 8,000 रुपए। जो डिप्लो ITI बच्चा है जिसका ITI कंप्लीट हुआ है उसे 8,500 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। ओके, एंड जो डिप्लोमा हुआ है जिसका,
उसे स्टाइपेंड 9,000 रुपए मिलेगा। एंड जिसके पास डिग्री है उसे स्टाइपेंड कितनी मिलेगी? 10,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये जो है इसकी मुख्यमंत्री सिखाओ कमा योजना ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च की, और इस स्कीम के तहत ये जो है 18 साल से 29 साल तक है, और जो जो बच्चे 12th पास है, ITI डिप्लोमा और डिग्री, उनको इतना इतना स्टाइपेंड मिलने वाला है। ये भी हमने क्लियर किया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज द 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका कौन बने? तो अभी नई वहां पे इलेक्शंस हुए थे और वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, और वहां पे दो नाम काफी न्यूज में चल रहे थे। एक तो ये सिद्धारमैया, दूसरा DK शिव कुमार। दूसरा नाम कौन सा चल रहा था न्यूज में? DK शिव कुमार। दोनों में से कोई मुख्यमंत्री बनने वाला था। आखिर वहां पे राहुल गांधी गए, सोनिया गांधी गए, राहुल गांधी गए वहां पे, तो भी कुछ बात नहीं बनी। आखिर सोनिया गांधी जाने की वजह से दोनों में मध्यस्थी हुई और आखिर में सिद्धारमैया वहां के मुख्यमंत्री बने। तो 2.5 साल के लिए, 2.5 ईयर के लिए मुख्यमंत्री वहां पे सिद्धारमैया रहेंगे। उसके बाद के 2.5 ईयर के लिए DK शिव कुमार वहां के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिलहाल DK शिव कुमार वहां के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। क्लियर है तक? और अभी जो सिद्धारमैया इनको शपथ किसने दिया होगा? जो मुझे पता है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन देता है? तो वहां के गवर्नर शपथ देते हैं, प्रेसिडेंट नहीं। और वहां के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। इन्होंने, थावरचंद गहलोत ने शपथ दिलाई है किसको? सिद्धारमैया को। ओके, और DK शिव कुमार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने और 2.5 साल का दोनों का टर्म रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। In 2023, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had a bilateral meeting with निर्मला सीतारमण जो है उसने बायलैटरल मीटिंग की किसके साथ? मासाटसुगु असाकावा। ये कौन है मासाटसुगु असाकावा? प्रेसिडेंट ऑफ ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑन द साइडलाइंस ऑफ ADB एनुअल मीटिंग्स इन साउथ कोरिया। वहां पे मीटिंग्स हुई 2023 की। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका आंसर रहेगा मांडोलियोंग, फिलीपींस। इसका आंसर क्या है? मांडोलियोंग, फिलीपींस। इसमें इसका हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ओके, काठमांडू नेपाल सुना होगा आपने। यहां पे सार्क का हेडक्वार्टर है। किसका? सार्क, जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। शंघाई चाइना सुना है, यहां पे किसका हेडक्वार्टर है? ब्रिक्स का। शंघाई चाइना में किसका हेडक्वार्टर है? ब्रिक्स, जो आपको बताया था। उसके बाद जकार्ता इंडोनेशिया में किसका हेडक्वार्टर है? एशियन का। ढाका बांग्लादेश में जो है, ढाका बांग्लादेश में किसका हेडक्वार्टर है? बिम्स्टेक का। ओके, बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशियन मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो आपको मैंने पढ़ाया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? चलो, तो इसका आंसर रहेगा मांडोलियोंग, फिलीपाइंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इन विच स्टेट जलीकट्टू अ बुल टेमिंग स्पोर्ट इज सेलिब्रेटेड? जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी गई है। जैसे महाराष्ट्र, इसका जो आंसर है क्या रहेगा? तमिलनाडु। जिसका आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में ये जलीकट्टू बुल टेमिंग फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में जब पोला होता है, ओके, महाराष्ट्र में पोला, इसमें भी हम देखते हैं बुल वाला होता है। ओके, बुल किस में मनाया जाता है? ओके, और इसके अलावा भी जो हम देखेंगे महाराष्ट्र में भी एक बुल की जो रेस होती है, ये भी जो है ये महाराष्ट्र में गेम होता है। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी गई है। और ये जलीकट्टू जो बुल टाइमिंग स्पोर्ट है, ये इसको तमिलनाडु स्टेट मनाता है, ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, in 2023 became the first Indian state to implement the right to walk। ये जो है in 2023 में फिल इन द ब्लैंक्स दिखा है अपने। फर्स्ट इंडियन स्टेट, कौन सा पहला स्टेट है जिसने राइट टू वॉक ये स्कीम लॉन्च की? तो इसका आंसर है पंजाब। इसका आंसर क्या है? पंजाब। पंजाब स्टेट ने राइट टू वॉक ये इसकी जो है स्कीम लॉन्च की। अब राइट टू वॉक में मतलब क्या? तो इसमें जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI मतलब क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये NHAI ने क्या किया है?
NHI ने जो इसके तहत जो पंजाब सरकार है वहां के जो भी रोड रहेंगे, जो NHI रोड बनाएगा, तो उसमें एक रोड ऐसा ये फुटपाथ होना चाहिए जिसमें जो पैदल चलते हैं लोग उनके लिए होना चाहिए, एक रोड ऐसा साइकिल वाले के लिए होना चाहिए कि जहां पे सिर्फ साइकिल चलेगी, और एक रोड है जिसमें बड़े बड़े व्हीकल्स चलेंगे उसके लिए होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए पंजाब स्टेट में, ऐसा ये जो स्कीम लॉन्च की राइट टू वॉक, पंजाब के जो CM है उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है जिनका नाम है भगवंत सिंह मान। क्या नाम है इनका? भगवंत सिंह मान। इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की पंजाब के CM। ओके, तो ये भी याद रखना, राइट टू वॉक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली द फॉर्मूला F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बताया था मैंने, ये ग्रैंड प्रिक्स वाला और ग्रैंड स्लैम वाला। तो ग्रैंड प्रिक्स में पूछा गया है कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता, जो रिसेंटली हुई। मोनाको ये देश का नाम है, बिस्किट का नाम नहीं है। आपको लग रहा हो कि बिस्किट है, बिस्किट है कि ये नहीं, एक यूरोपियन कंट्री है। ये क्या है? एक यूरोपियन कंट्री मोनाको, जिसकी कैपिटल का नाम भी मोनाको है और करेंसी इसकी यूरो है और कैपिटल इसकी मोनाको है। ठीक है, तो ये जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीता? तो मैंने आपको पढ़ाया था ये ग्रैंड प्रिक्स वाला पोर्शन, जिसमें मैंने बताया एक नाम काफी न्यूज में दिखता है हमें, 2 साल से वही नाम न्यूज में दिख रहा है। तो इस साल भी 2 ही नाम दिख रहे थे हमें, एक सर्जियो पेरेज और एक मैक्स वर्स्टैपन। तो आपको पढ़ाया था मैंने कि ये जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स है, जिसमें MM वाले पढ़ाया था आपको मैंने, MM मतलब M से मियामी पढ़ाया था और M से मोनाको पढ़ाया था। क्लियर? ये दोनों ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मैक्स। साथ में आपको बताया था मैंने कि मैक्स को स्पॉन्सर कौन करता है? रेड बुल। और मैक्स बिलोंग कहां से करता है? नेदरलैंड से। क्लियर? ये पॉइंट भी हम पढ़े हैं, तो ये आपको सब याद रहेगा। ओके, ये भी क्वेश्चन एकदम इजी था जो हम कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च शुभ आरंभ डिपॉजिट स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स। खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो शुभ आरंभ डिपॉजिट स्कीम है किस बैंक ने लॉन्च की? तो क्या आंसर इसका? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की 6th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। कौन से नंबर की? 6वें नंबर की बैंक ऑफ इंडिया 6th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाद। तो ये जो बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत क्या होगा, अगर हम देखते हैं जो फिक्स डिपॉजिट होता है, खासकर FD की बात करेंगे हम, इस FD और RD दो बात करते हैं हम, रिकरिंग डिपॉजिट और FD मतलब फिक्स डिपॉजिट। तो RD जो होता है मिनिमम 6 मंथ के लिए होता है। RD मिनिमम कितने दिन के लिए होता है? 6 मंथ, और मैक्सिमम कितने के लिए? 10 साल के लिए। ओके, उसके बाद FD की बात करेंगे तो FD ये मिनिमम होती है 7 डेज के लिए और मैक्सिमम कितने साल के लिए? 10 साल के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो FD है, तो ये FD के लिए FD की स्कीम लाई थी शुभारंभ डिपॉजिट स्कीम। तो किस बैंक लाई थी? बैंक ऑफ इंडिया। इसके तहत हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है FD का, वो हमेशा सीनियर सिटीजन को 0.50% ज्यादा मिलता है। ये तो 0.50% ज्यादा मिलेगा ही, लेकिन शुभ आरंभ डिपॉजिट स्कीम के तहत और 0.50% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। डिपेंड करता है कि वो कितने कितने डेट्स का ये करती है, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, FD करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन के लिए किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर रहेगा बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद इन 2023 अजयपाल सिंह बांगा। अजयपाल सिंह बांगा ये कौन है? अजयपाल सिंह बांगा ये इंडो अमेरिकन है। ये कौन है? इंडो अमेरिकन। अजयपाल सिंह बांगा वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। सबने याद किया होगा कि अजयपाल सिंह बांगा ये क्या बने? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने, लेकिन किसने याद नहीं किया होगा कि कौन से नंबर के बने, और क्वेश्चन नंबर के ऊपर ही पूछता है। ओके, तो इसका आंसर है 40th। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है इसके हमेशा आपको दिखेगा अमेरिकन ही इसके प्रेसिडेंट रहेंगे। जैसे आपने IMF सुना होगा, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके हमेशा यूरोपियन ही प्रेसिडेंट होते हैं या MD होती है, और वो हमेशा याद रखना कि वर्ल्ड बैंक के हमेशा कौन रहेगा? अमेरिकन ही रहेगा। लेकिन जो अजय बांगा है वो अपने इंडो अमेरिकन है, उन्होंने IIM अहमदाबाद से पढ़े हैं, तो इंडो अमेरिकन है और पहली बार कोई इंडो अमेरिकन वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बना है। ओके, और खासकर अभी उनका जो ये कार्यकाल स्टार्ट हुआ वो 2 जून 2023 से स्टार्ट हुआ। इसके पहले डेविड मालपास थे।
इसके पहले कौन थे? डेविड मालपास। और अभी डेविड मालपास के पास से कौन बने? अजय पाल सिंह बांगा। और कौन से नंबर के? तो 14 नंबर के। वर्ल्ड बैंक याद रखना इंपॉर्टेंट है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। 189 इसके मेंबर है वर्ल्ड बैंक के, ये भी याद रख लेना। डन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स सीएसके ओन आईपीएल टाइटल्स इन 2023? अभी रिसेंटली हमने देखा आईपीएल कंप्लीट हुआ है, बराबर। इसका फाइनल मैच 28 मई को था, बस बारिश आने की वजह से फाइनल मैच 29 मई को हुआ। जो मैच आपको हमारे देश के या वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। यहां पे ये मैच हुआ। ओके, जो मैच कौन जीता? सीएसके। ओके, जो मैच कौन जीता? सीएसके। तो सीएसके ने अभी तक कितने टाइटल्स जीते? कितने जीते हैं? 5 टाइटल्स। ऐसा करके उन्होंने किसकी बराबरी की? मुंबई इंडियंस की। और जब आपको पता है, मैंने मुंबई इंडियंस की टीम के कैप्टन कौन? रोहित शर्मा। ओके, तो ये मुंबई इंडियंस ने भी ऑलरेडी 5 बार जीता है। चेन्नई सुपर किंग ने 4 बार जीता था, अभी इस बार जीतकर 5 बार कंप्लीट किया। चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन कौन है? एमएस धोनी। और फाइनल मैच शायद सबने देखा होगा, काफी रोमांचक मैच हुआ था, जिसमें रविंद्र जडेजा ने आखिरी 2 बॉल पर 6 और 4 मारकर मैच जिताया। तो टोटल 5 बार जीत चुका है सीएसके। एन श्रीनिवासन ये इसके ओनर है, सीएसके के, इंडिया सीमेंट्स बोलते हैं। ओके, तो ये भी एक चीज याद रख लेना। डन। यहां पे जो पेपर था वो काफी इजी था। ओके, जिन्होंने भी पढ़ाई की है तो आराम से इसमें 30 के अबव आराम से मार्क ले सकते थे। हमने भी अभी देखा, आपको एनालिसिस बताया मैंने आपको, तो आप आराम से इसके क्वेश्चंस कर सकते थे। ओके, तो चलो यहाँ पे अभी सारा एनालिसिस बता दिया, आपको सारे आंसर्स बता दिया, इसमें सारे एक्सप्लेनेशंस हमने कंप्लीट कर लिए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।